नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है रोसरी बायोटेक। देखिए रोसरी बायोटेक के कंपनीज का जो बिजनेस है मुझे बहुत शानदार लगता है, क्योंकि केमिकल कंपनी होने के नाते भी, एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी होने के नाते भी इस कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया। अभी जबरदस्त परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? देखिए आज अगर कोई भी केमिकल कंपनी को उठा के देख लीजिए। चलो मैं एक बार सेक्टर वाइज दिखा देता हूँ। जैसे पीडीलाइट हो गया, एसआरएफ हो गया, सोलर इंडस्ट्रीज, साथ ही साथ लिंडा इंडस्ट्रीज, गुजरात फर्टिलाइजर, उसके साथ साथ दीपक नाइट्रेट, टाटा केमिकल, ये सारे कंपनीज को देख लेना। इस सारे कंपनीज का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, जो क्वार्टर टू का रिजल्ट है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम देखने को मिलेगा। अकेला सिर्फ रोसरी बायोटेक, इस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखिए। कंपनी का देखिए सेल्स भी बढ़ा, उसके साथ साथ एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखा। उसके हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट भी देखिए यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंपनी में एक हाई स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी है। मतलब इस कंपनी के ऊपर एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले। अभी देखिए नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ने का मतलब है कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और इसका डबल ग्रोथ तब होगा जब पूरा का पूरा सेक्टर फिर से वो खड़ा होंगे। सेक्टर अभी नेगेटिव मूवमेंट में है, क्योंकि जो केमिकल सेक्टर का जो डिमांड है मार्केट में, ग्लोबली मार्केट में, उसका डिमांड बहुत कम हुआ है, जिसके चलते हर कोई केमिकल का शेयर गिर रहा है। तो रोसरी बायोटेक का क्या हालत है वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मतलब टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा, उससे पहले आप ये देखिए रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़ा। इस बार कंपनी ज़्यादा कर्जा लिया, उसके पीछे रीजन भी है। वो रीजन क्या है? आप देखेंगे कंपनी का जो कर्जा है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के ऊपर है। तो कंपनी 130 करोड़ के आसपास कर्जा क्यों लिया, वो सबसे पहले समझ लेते हैं। कंपनी का हाथ में कितना पैसा है? 117 करोड़। चलो ठीक है। अभी कंपनी इसके कितना प्रोजेक्ट मिला? कंपनी का ट्रेड मिला 400 करोड़। तो 400 करोड़ का कंपनी का प्रोजेक्ट मिला और कंपनी का कितना ट्रेड्स पेबल करना है? 200 करोड़। तो 400 200 मान के चलो 600 करोड़ टोटल कंपनी को हाथ में होना चाहिए ट्रेड्स पेबल करने के लिए और नया प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अल्टीमेटली कंपनी के हाथ में है कितना? कंपनी के हाथ में 117 करोड़। तो 400 करोड़ का जरूरत है और कंपनी का हाथ में 117 करोड़ है प्रॉफिट के हिसाब से, और कंपनी के कैश के हिसाब से 121 करोड़ है। मतलब ऑलमोस्ट 230 करोड़ आप बोल सकते हैं। तो जहाँ पे 400 करोड़ का जरूरत है वहाँ पे 230 करोड़ कंपनी अगर हाथ में है तो कंपनी कहाँ से कम्पीट करेंगे? तो इसलिए कंपनी क्या किया? कर्जा उठाया। तो समझने वाली बात है कि बाकी जो पैसा है वो कर्जे के हिसाब से इसीलिए उठाया गया, क्योंकि कंपनी चाहते हैं उसका जो नया प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए हाथ में कुछ पैसा होना चाहिए। उसके साथ एक चीज और भी देखेंगे जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंस लगा। कंपनी का फिक्स्ड एसेट तो बढ़ा, उसके साथ साथ कंपनी का CWIP मतलब है कैपिटल वर्किंग प्रोसेस में 24 करोड़ के आसपास पैसा लगा के रखे हैं। तो 24 करोड़ के आसपास पैसा लगा के रखे हैं, तो ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आप इस कंपनी के ऊपर क्या डिसीजन लेके रखा है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर तो कंटिन्यू उसका होल्डिंग कर रहा है। जैसे डीएस के पास पहले जितना होल्डिंग्स था उससे होल्डिंग बढ़ चुके हैं। एफएस के पास 6% होल्डिंग था, वो बढ़ के 5% हो चुके हैं। प्रोमोटर के पास 72% होल्डिंग था, वो 68% तक आसपास होल्डिंग देखने को मिला। और पब्लिक के पास 7% का होल्डिंग पहले था, आज 8% के आसपास होल्डिंग है। तो इसका मतलब हर किसी के पास इसका होल्डिंग्स देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर एक एवरेज लेवल का बाइंग देखने को मिला। 50% के आसपास यहाँ पे एवरेज बाइंग देखने को मिले हैं। तो कंपनीज के जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी के एक शानदार तरीके से पैटर्न बना था। तो आप हुई 100 पैटर्न, तो फाइनली ब्रेकआउट हुआ और टारगेट भी अचीव हो चुके हैं। छोटा सा टारगेट था, 11% के आसपास टारगेट को अचीव कर चुके हैं। अभी देखिए फिलहाल के लिए जो एक लॉन्ग एंट्री बन सकते हैं, एक कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बना, और जब भी कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल कंटिन्यूसली बनते हैं तो उसको लोअर साइड में और अपर साइड पे मार्किंग कर लेना और उसको देखना है कि 20% के ऊपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर 20% के ऊपर बन रहा है तो जब भी इस लोअर साइड को टच करेगा तो यहाँ पे एंटी बनेगा और टारगेट यहाँ तक बन सकते हैं। तो इसका मतलब एक शानदार तरीके से एंटी और एग्जिट लेवल बनने का चांसेस है।
तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस एक मतलब बजाज ग्रुप की एक कंपनी है और इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो मार्केट कैप है करीबन 4 लाख, साढ़े 4 लाख करोड़ के आसपास है। इस कंपनी के ऊपर कुछ दिनों पहले जो ईएमआई कार्ड है, जो इसका ईएमआई कार्ड है उसके ऊपर आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि वो ईएमआई कार्ड को यूज़ नहीं कर सकते हैं कस्टमर को लोन देने के लिए। तो ईएमआई कार्ड से माध्यम से जो क्रेडिट लोन दिया जा रहा था, उसको बंद कर दिया गया आरबीआई के माध्यम से, जिसके चलते कंपनी के ऊपर कुछ दिनों से एक भारी प्रेशराइज़ देखने को मिला। भारी गिरावट का सामना यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस तरीके से करेक्शन इसीलिए हो रहा है क्योंकि आरबीआई के एक डिसीजन कंपनी के लिए थोड़ा-सा वीकनेस पॉइंट तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि जो बिज़नेस से अच्छा खासा पैसा आ रहा था, अगर उसी बिज़नेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, तो कंपनी को तो थोड़ा-सा प्रॉफिटेबिलिटी डाउन होगा और जिसके चलते कंपनी के शेयर प्राइस में भी गिरावट देखने को मिलेगा। फिर भी आप कहेंगे सर क्या बजाज फाइनेंस खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा? ऐसे कभी मत सोचना। कंपनी का सिर्फ आरओई और आरओसी दोनों देखना। जो कंपनी का मतलब जो फाइनेंस कंपनी का आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी बेस्ड है, तो सोचना उस कंपनी में अच्छा खासा हाई ग्रोथ होने का चांसेस है। सिर्फ आरओई ही इम्पोर्टेंस नहीं है, उसके साथ साथ कंपनी का कर्जा भी देखना, 4% के आसपास डेप्थ है और इनकम भी बहुत शानदार है। हाथ में कैश जो है वो जितना पैसा था उस सारे पैसे को कंपनी री इन्वेस्ट किया। हाँ, मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया, सर फाइनेंस कंपनी और बैंक सेक्टर में कैश फ्लो को नेगेटिव में क्यों दिखाया जाता है? देखिए, कैश फ्लो का नेगेटिव मतलब है कंपनी के हाथ में करीबन 43,000 करोड़ के आसपास था। था का मतलब है अभी वो पैसा कंपनी के पास नहीं है। वो पैसा कंपनी नेगेटिव इसीलिए दिखा रहा था, सॉरी मतलब इसीलिए दिखा रहा है कि कंपनी का जो पैसा है, उस पैसे को वो क्या किया? री इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस के ऊपर। मतलब वो फिर से उस पैसे को कस्टमर को लोन के हिसाब से दे दिया। क्योंकि फाइनेंस कंपनी में देखिए मान के चलिए हम लोन देने का काम करते हैं, लोन देने का लोन लेने का काम मतलब इंटरेस्ट कमाने का काम करते हैं। तो इंटरेस्ट से जो पैसा आपके पास आए क्या वो आपके जेब में रखेंगे? क्या आप बैंक अकाउंट में रखेंगे? बिल्कुल नहीं। फिर से आप लोन देने के लिए तैयार रहेंगे। तो यही सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला। अभी अ, बजाज फाइनेंस के जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ। सेल्स लगातार बढ़ा, एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी देखिए अलग लेवल की ग्रोथ हुआ। कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जो है 2700 करोड़ से बढ़ के हो चुके 3500 करोड़। तो हाई लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला। और कंपनी के नेट एनपीए के बारे में बात करूं तो कंपनी के एनपीए 0.44% से अ, मतलब घट के हो चुके 0.31% के आसपास। तो कंपनी के एनपीए भी यहाँ पे कम होता देखने को मिले। अभी इस कंपनी के जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूं, आप देखेंगे तो एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, चाहे वो प्रोमोटर हो, चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो। हर किसी व्यक्ति के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है हर व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। क्यों रखा उसके पीछे रीजन भी है। अगर मैं वो रीजन का आपके साथ शेयर करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे वो रीजन है कंपनी का रिटर्न। कंपनी किस तरीके से रिटर्न दिया, अगर मैं एक मंथ में देखूं तो कंपनी लॉस दिया मान लेता हूँ 10% के आसपास, चलो ठीक है। एक 3 मंथ में कंपनी लॉस दिया, 6 मंथ में कंपनी छोटे मोटे प्रॉफिट दिया, एक साल में क्या दिया आप देखेंगे तो ना के बराबर प्रॉफिट। अभी देखिए 3 ईयर्स में कितना 45% का रिटर्न, 5 ईयर्स में कितना 194% के आसपास रिटर्न। और 10 साल में तो कंपनी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे मतलब इंडस्ट्रीज को तोड़ दिए और सेक्टर को भी पीछे छोड़ दिया। और कंपनी करीबन 5000% के आसपास रिटर्न दिया 10 सालों में। तो 5000% का रिटर्न मतलब कोई छोटे मोटे रिटर्न तो नहीं है। तो तो सोचिए कंपनी कितना शानदार रिटर्न दिया। तो इसी रिटर्न देने के चलते है बड़े बड़े इन्वेस्टर कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर होल्ड करते हैं। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न तो मैं पहले बोल चुका हूँ कि शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना है। अभी मुझे लगता है यहाँ पे फिर से एक बार शोल्डर बनने का तैयारी करेंगे। तो शोल्डर बनने के बाद अगर ब्रेकआउट हो तो एक बड़ा सा टारगेट बन सकता है। तो फिलहाल के लिए शांति से बैठे रहिए क्योंकि हर जगह पे ट्रेड लेना ये बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो हर जगह पे ट्रेड नहीं लेना है, हम लोगों को इंतजार का मतलब मौका पाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो जब भी मौका मिले तब मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा वीडियो को और आप उसके ऊपर रिसर्च करके जरूर काम करना, क्योंकि मेरे सारे वीडियोस एज एजुकेशन पर्पस में होते हैं।
कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है, तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके ही काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए टाटा स्टील इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और स्टील कंपनी में सबसे पुराना कंपनी भी है। 19th सेंचुरी में कंपनी बिजनेस को स्टार्ट किया था और तब से लेकर कंपनी आगे बढ़ रहा है और तब से लेकर कंपनी काम कर रहा है और कंपनी कोई छोटे मोटे कंपनी है, 1,53,000 करोड़ के आसपास है। और जिस कंपनी के साथ टाटा नाम जुड़े हुए हैं तो उसके ऊपर एक ट्रस्ट भी जुड़े हुए हैं। इस बात को हमेशा हर कोई व्यक्ति सोचती है, टाटा मतलब ट्रस्ट। तो कंपनी ट्रस्ट कस्टमर के साथ कितना रखा वो भी मैं बता दूं। सबसे पहले कंपनी का रिटर्न का दिखा दूं तो कंपनी आपको देखिए एवरेजली 10 साल 5 साल 3 साल 1 साल हर जगह पे आपको रिटर्न दिया है। ऐसे नहीं कि किसी एक साल में आपको लॉसेस दिया, ऐसे होगा नहीं। कंटिन्यूसली एक अच्छा खासा कंपनी आपको प्रॉफिट रिटर्न दे चुके हैं। तो यहाँ पे एक वीकनेस पॉइंट है, टाटा स्टील में एक वीकनेस पॉइंट क्या है, कंपनी एक कमोडिटी सेगमेंट मार्केट के ऊपर एक मेटल सेक्टर के ऊपर काम करते हैं जो टोटली ग्लोबली मार्केट के ऊपर इम्पेक्ट होते हैं। अगर ग्लोबली मार्केट के ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आया तो स्टील कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। तो अभी कहेंगे सर ग्लोबली मार्केट के तो ऊपर नेगेटिव न्यूज़ है, तो टाटा स्टील गिर क्यों नहीं रहा है? क्योंकि देखिए इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो जब जब कोई कंट्रीज़ का खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ ज़्यादा हो, इकोनॉमिकली ग्रोथ ज़्यादा हो, तो उस कंट्री का तेज़ी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो उस सेक्टर में उस टाइम में स्टील कंपनी को, सीमेंट कंपनी को और भी बहुत जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाए जाने वाला कंपनी है, उसका भी ग्रोथ देखने का चांसेस मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब है इस कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, इसका मतलब कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा किया ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी के देखिए सेल्स में इस बार थोड़ा-सा कमियाँ देखने को मिले। एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कंपनी का 6,000 करोड़ से घट के हो चुके हैं 4,200 करोड़। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है? सबसे पहले वो समझ लीजिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है कंपनीज के जो टोटल जो प्रॉफिट है वो टैक्स और अदर्स चार्जेस साथ ही साथ देखा जाए तो इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन ये सब कुछ माइनस ना करके डायरेक्टली जो हाथ में बाई करने के बाद सेल किया इसका जो टोटल ट्रांजेक्शन हुआ इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको बताया जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ठीक ठाक है मगर कंपनी का आदर्श इनकम जो कंपनी आदर्श बिजनेस के ऊपर निवेश करके रखे थे वहां से इस बार कंपनी को 6 साढ़े 6 हजार करोड़ का लॉस देखने को मिला और इसी लॉसेस के चलते ही कंपनी के ऊपर बिग लॉसेस यहाँ पे देखने को मिला है। अभी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो पिछली बार का जो प्रॉफिट हुआ था इस बार वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आएगा कि सही में क्या कंपनी खतरे में खतरे के अंदर घुस चुके हैं? बिल्कुल नहीं। कंपनी का खुद का कोर बिजनेस में तो ठीक ठाक है। कंपनी आदर्श बिजनेस में लॉस किया है तो इसमें कंपनी के ऊपर उतना टेंशन होना नहीं चाहिए। तो कंपनी के प्रोमोटर के साथ साथ एफआईएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई गड़बड़ी होता तो इंस्टीट्यूशन पहले ही माल बेचकर भाग जाता मगर यहाँ पे माल बेचा नहीं गया, उल्टा खरीदारी किया गया है। तो इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न्स बना उसके बारे में चर्चा करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ। यहाँ पे कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। उसके बाद आप देखेंगे थोड़ा ऊपर जाने के बाद रिट्रेसमेंट किया और वही लेवल को वो टच किया जो इस कंपनी के एक स्ट्रांगली क्या बना था, एक सपोर्ट बना था। अभी सपोर्ट बनने के बाद ऊपर जा रहा है। अभी यहाँ पे जो हायर लेवल है इस लेवल को 136 लेवल को अगर ब्रेकआउट करें तो मुझे लगता है वो टारगेट 160 तक जाने का कैपेबिलिटी रखेंगे। तो बाकी कहाँ पे जाएगा जाएगा कब जाएगा वो तो बोलना मतलब ठीक नहीं है क्योंकि वो बोलना बेकार होगा क्योंकि कोई भी गारंटी नहीं है कब टारगेट देगा। अगर लास्ट में टारगेट होगा कि नहीं होगा उसका भी कुछ गारंटी नहीं है, तो इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है टालब्रो ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स लिमिटेड। देखिए टालब्रो ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स लिमिटेड जो है वो एक ऑटो सेक्टर से बिलोंग करता है। इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, वो है डिविडेंड का। 28 तारीख को आपको कंपनी 20% के आसपास डिविडेंड देने वाला है। 20% के आसपास मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.20 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे डिविडेंड मिलने वाला है। तो अगर आप इस कंपनी के ऊपर निवेश पहले से करके रखे हैं तो इस कंपनी के ऊपर डिविडेंड आपको जरूर मिल जाएगा। तो वीडियो में जितने सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर किया हूँ वो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, किसी भी कंपनी के ऊपर बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।